राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो हम जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर करने वाले हैं वो रहने वाला है 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस। जो इवनिंग शिफ्ट थी आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी करे आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने थीम श्लोक की तरफ, जो कि है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी श्लोक को मन में दोहराते हुए आज की ये क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। What was Antony Laurent Lavoisier most important contribution to the chemistry in 1789? तो 1789 पहली बात तो याद रखना है, और कौन से साइंटिस्ट थे उनसे रिलेटेड ये नाम याद रखना है। ठीक है, आपको पता होगा कि लेवोशियर को ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ये पहली चीज़, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इन्हें बोलते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक को बोला मेटल्स, एक को बोला नॉन मेटल्स। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका केमिस्ट्री में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, तो ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने, जोसेफ प्रोस्ट ने। ठीक है, और एक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो लॉ है ये दोनों ने मिलके दी थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। किस किसने? ये थी जोसेफ प्रोस्ट जो रहे हैं, और जो हमारे एंटोनी लवोसियर हैं, दोनों ने मिलके ये लॉ दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में, है ना, कि कौन कौन से साल में क्या क्या डिस्कवरी हुई, है ना। हम जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे 1798 में आपको पता है हेनरी कैवेंडिश ने इन्होंने ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया था जी। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, साथ साथ इन्होंने हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी की थी, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। वहीं हम बात करें 1808 में, इसके बाद तो जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी। क्या आई थी? एटॉमिक थ्योरी। ठीक, उसके बाद 1817 में डॉबरनाय के लॉ ऑफ ट्रायड्स आए थे। लॉ ऑफ ट्रायड्स, कितने ट्रायड्स बने थे ये भी पता होना चाहिए। 3 ट्रायड्स बन पाए थे। ठीक है, फिर 1865 या 66 बोल लो, इसमें न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव आए थे, जो कि म्यूजिकल नोट पर बेस थे, सारे गामा पाधा निसा पे। क्या लिख रहा हूँ मैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, 1869 में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया था। ठीक है, और 1869 में ही लॉथर मेयर का वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए जिस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था 1869 में ही, किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के ऊपर। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें 1896 की, तो 1896 में विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड ने मोल की डिस्कवरी की थी, या मोल की वैल्यू बताई थी, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। और 1913 में हेनरी मोज़ले ने मॉडलिक पीरियोडिक टेबल दिया था, जो कि बेस था एटॉमिक नंबर पे। अभी तक जितनी भी बात हुई थी वो एटॉमिक वेट पे हुई थी, चाहे वो डॉबरनायर का सिद्धांत हो, चाहे न्यूलैंड्स का हो, चाहे मेंडलीफ का हो। इन सब ने एटॉमिक वेट को बेस बना के
अपने सिद्धांत दिए थे, लेकिन हेनरी मॉजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूज क्या होता है। पहली बात तो फ्यूज एक छोटा सा अप्लायंस होता है जो क्या करता है, आपके घर के जो अप्लायंसेज होते हैं जैसे स्त्री होगी, है ना, और भी छोटे छोटे आइटम्स ले लो, हेयर ड्रायर हो गया, जो भी हो गया, इन सबको बचाता है। एक्चुअली जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ जो है वो अपने आप ही सर्किट ब्रेक कर देता है और ख़राब हो जाता है, जिससे आपके अप्लायंसेस बच जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन को के लिए कितना फ्यूज़ होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 5 एम्पियर का। जितनी मतलब जितने भी हाउस होल्ड हैं, जनरल जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं, उन सब में इतना 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे पूछ दिया। चलते हैं आगे थर्ड पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कन्वेड इन शिकागो 1893। तो शिकागो से आपको याद आना चाहिए कि शिकागो में किसकी स्पीच फेमस थी, तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जिन्होंने अपने रिलीजन्स की बातें रखी थी, अपनी मतलब की स्पीच दी थी, बेसिकली ये है। ठीक है, अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती थे, तो इनके बारे में क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, कब स्थापना करी आर्य समाज की? 1875 में। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, है ना, कि जो मतलब कि अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए थे वो वापस। और इन्होंने बुक लिखी, क्या नाम था बुक का? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और इन्होंने इनके जो वर्ड्स थे जैसे गो बैक टू वेदास, वो पता होना चाहिए, गो बैक टू वेदास, या फिर इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये पता होना चाहिए। और इनका असली नाम पता होना चाहिए। इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनका रियल नेम था मूल शंकर, मूल शंकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पता ही है कि इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, आत्मीय सभा का गठन किया 1814 में। फिर वो बन गई ब्रह्मो सभा, कब? 1828 में। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोला जाता है। इन्होंने उपनिषद और वेद, उपनिषद और वेद दोनों को कन्वर्ट किया बंगाली में, बंगाली में कन्वर्जन लिखा इन्होंने। ठीक है, उनकी बुक के नाम पता होना चाहिए, जैसे संवद कामदी, संवद कामदी, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जीसस। ठीक है, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इनकी राइटिंग्स पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो ये रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद से। तो एक बार हम जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी एसएससी पूछा है अभी तक, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो पूछता है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद, ये तो पता लिया क्या इन्होंने शिकागो में स्पीच दी 1893 में। ठीक है, उसके बाद इनसे पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ, बॉर्न की डेट पूछता है, डेथ की भी पूछता है, तो ये पता होना चाहिए। तो बॉर्न हुए थे ये 12 जनवरी 1863 में। 1893 में स्पीच दी थी, 63 में बॉर्न हुए थे, 63। ठीक, इतना। डेथ हुई इनकी 4 जुलाई 1902 में, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता इनका रियल नेम था। ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन है ये इन्होंने लॉन्च किया था, रामकृष्ण मिशन, कब? ये पता होना चाहिए 1897 में। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम अब लास्ट ऑप्शन दे रखा था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और इनका भी रियल नेम पूछता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो रियल नेम था वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय, गंगाधर
चट्टोपाध्याय। ठीक, ये याद कर लेंगे। स्पीच तो आपको बता ही दी, और इनका मेमोरियल बना हुआ है, रॉक मेमोरियल। कहाँ बना हुआ है? तमिलनाडु में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इनकी बुक्स के नाम, इनकी बुक्स के नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बुक्स पता होनी चाहिए। 2 बुक इनकी, कर्मयोग, कर्म योग और राजयोग। ये 2 बुक के नाम आपको पता होने चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का आपको बॉर्न डेट पता होनी चाहिए, डेथ डेट पता होनी चाहिए, रियल नेम पता होनी चाहिए, रामकृष्ण मिशन इन्होंने कब लॉन्च किया था वो पता होना चाहिए, इनके गुरु कौन थे वो पता होना चाहिए, गुरु का रियल नेम क्या था वो पता होना चाहिए, शिकागो में स्पीच दी थी 1893 में ये पता होना चाहिए, कि 2 बुक जो है कर्मयोग राजयोग ये पता होना चाहिए, और इनका मेमोरियल है तमिलनाडु में, ये पता होना चाहिए, जहाँ पे पिछली बार जो है मोदी जी गए थे और उन्होंने मेडिटेशन वगैरह भी किया था। अगर आप न्यूज़ से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, खुल्लम इज अ फेमस डांस ऑफ। तो खुल्लम कहाँ का डांस है? ठीक है, तो खुल्लम बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है, मिजोरम का है, या उत्तर प्रदेश का है? ठीक है, तो कहाँ का है? तो खुल्लम है मिजोरम का। ठीक है, ये चीज़ मिजोरम का। और कौन कौन से डांस है? वो है चिराग, ठीक है, चैलम, मंच, चेलम, वो चैलम है, ये चेलम है, और जांगथलान, जांगथलान। ठीक है, वहीं हम बाकी जगह की बात करें तो उनके भी देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश का है लंबाड़ी, ठीक है, भीमसा, बोनालू, बोनालू, और बुट्टा बोमालू, बोमालू। ठीक, बिहार का तो हम देख चुके हैं, जाट जाटिन जो पूछता है बहुत। ठीक है, झिझिया, विदेशिया, झिझिया, विदेशिया, विदेशिया, और झरनी। उत्तर प्रदेश का आपको याद नहीं करने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, फेस्टिवल इनके पूछ लेता है, तो फेस्टिवल भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ, तो वो इजी रहेगा याद करना। बिहार के जो फेस्टिवल हैं यही बता देता हूँ मैं आपको। श्यामा चकेवा, ठीक है, छठ, ठीक है, राजगीर, और सोनपुर मेला, जो कैटल फेयर होता है सोनपुर का, सोनपुर मेला। ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की आपको पता है, उगाड़ी हो गया, है ना, विशाख उत्सव हो गया, दुर्गम्मा हो गया, येल्लम जात्रा हो गया, येल्लम जात्रा। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देख लेंगे। वहीं हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जितने भी फेस्टिवल हैं उनके पीछे कूट आता है, जैसे चपचार कुट, चपचार कुट, मिनकुट, मिनकुट, पवांगकुट, ठीक है, कुट। और उत्तर प्रदेश के तो आपको पता ही होंगे, लठमार होली हो गया, रामनवमी हो गया, रामनवमी यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, नवमी, दशहरा हो गया। बस्तर दशहरा कहाँ का है ये आप मुझे एक बार बता देंगे? बस्तर दशहरा ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ठीक, और थोड़ा सा देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं फेस्टिवल। 2 इम्पॉर्टेंट जगह के, जो साउथ के जो पूछता है, नॉर्थ ईस्ट के जो ईस्ट वाले जो है पूछता है, जैसे कि नागालैंड का पूछता है, नागालैंड का बहुत बार आता है। ठीक है, और नागालैंड का जैसे कि हॉर्नबिल, हॉर्नबिल बहुत पूछता है। हॉर्नबिल कहाँ की, किस राज्य की बर्ड है? तो ये तमिलनाडु की, ये पता होना चाहिए। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागा ट्राइब परफॉर्म करती है, ये पता होना चाहिए। और ये 1 से 10 दिसंबर में चलने वाला त्यौहार है, ये भी पता होना चाहिए। मोआत्सु हो गया एक, मोआत्सु, ये आउटर परफॉर्म करती है, ये पता होना चाहिए। ऐसे शिकरैनी हो गया, शिकरैंगी, और आवलियांग हो गया। ठीक है, ये नागालैंड के हो गया। वहीं हम और देख लें, त्रिपुरा का देख लेते हैं, त्रिपुरा के भी इजी हैं याद करना। घरिया पूजा हो गया, घरिया पूजा, खर्ची पूजा हो गया, बीजू हो गया, बीजू, और होजागिरी हो गया। होजागिरी एक है, सिमिलर है, खोजागिरी, वो कहाँ का है? वो आंध्र का है, यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। ठीक है,
आगे हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वॉज ओरिजिनेटेड इन, कहाँ से हमने लिया है? ऑप्शन स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, USA, न्यूजीलैंड। तो देखो, अब आपको मुझे पता है कि इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आप एलिमिनेट तो कर सकते थे। हमने स्विट्जरलैंड से कुछ लिया है? नहीं लिया कुछ भी। आइसलैंड से कुछ लिया है? नहीं लिया। न्यूजीलैंड से कुछ भी लिया है? नहीं लिया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, USA हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी इतने ईजी दे रखे थे। अब जो हमें नहीं पता है PIL हमने कहाँ से लिया, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे, लेकिन वैसे तो पता होना चाहिए। और हमने USA से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इम्पीचमेंट ले रखा है। अच्छा, रिमूवल ऑफ जो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनको, उसके रिमूवल को अब इम्पीचमेंट बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट और SC के जज। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है। रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कह लो आप, कि जुडिशरी जो है वो किसी इंडिपेंडेंस में, क्या लिख रहा हूँ, दोनों मिक्स कर दे रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंस भी मिक्स कर दिया, जुडिशरी भी यहाँ से मिक्स कर रहा था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, और हमने VP वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने USA से ही ली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर भी पूछ लेता हूँ कि किससे क्या क्या हमने लिया है। चलो आप मुझे बता दो कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा ऑस्ट्रेलिया तो ईजी है, ऑस्ट्रेलिया से बता दो क्या क्या लिया है। और USA, चलो बता दो, USSR से, सोवियत यूनियन से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, ये तीन चीज़ आप मुझे बता दो। तो आयरलैंड से आपको बताना चाहिए, आयरलैंड से हमने लिया है DPSP। ठीक है, और क्या लिया? हमने लिया है मेथड, किस चीज़ का मेथड? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? S से हमने लिया है जॉइंट सीटिंग। ठीक है, अभी तक कितने केसेस में जॉइंट सीटिंग बैठ चुकी है? 3 केसेस में बैठ चुकी है, ये पता होना चाहिए, है ना। और TRS से लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, क्या मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग बैठ सकती है? L से कॉन्ग्रेंट लिस्ट। और क्या जो अमेंडमेंट होता है उस केस में जॉइंट सीटिंग बैठ सकती है? दोनों के ऑप्शन, दोनों के जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूएसएसआर से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस वर्ड लिया है, जो प्रेम्बल में मेंशन है, जो कि 3 प्रकार का होता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही हर चीज़ जो है इजी तरीके से समझाता रहूँगा और उतना ही याद करवाता रहूँगा जितना आपके लिए एक बार में याद करना इजी हो। बर्डन फील नहीं करवाऊँगा आपको, और बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। SSC छोड़ो, आप कोई भी एग्ज़ाम किसी भी GS में या मैथ्स में आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे बार बार प्रैक्टिस करते हुए कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग आपको लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर्स बनते हैं, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी का भी आप ले लो, है ना, वो ज़्यादातर PYQ बेस्ड होते हैं। ठीक है, PYQ के थ्रू एक रिदम जो होता है, एक पैटर्न जो होता है, वही चीज़ वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस चैनल में आपसे सिर्फ PYQ और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं वही डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ हर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिशूलपुरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, कहाँ सेलिब्रेट होता है? आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में, या फिर तमिलनाडु में? तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये है केरला का फेस्टिवल, ये पता होना चाहिए। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि त्रिशूलपुरम जो है, पूरम जो है, ये वड़क्कुमनाथ जो टेम्पल है वहाँ मनाया जाता है। वड़क्कुमनाथ टेम्पल में सेलिब्रेट होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, और हम वहीं केरला और तमिलनाडु के फेस्टिवल में ज़्यादातर हमें कन्फ्यूजन होती है, तो वो हम देख लेते हैं। केरला के जैसे कि हैं वल्लमकल्ली बोट रेस, वल्लमकल्ली बोट रेस, एक बोट रेस का वीडियो जो है, एक बच्चे का जो स्टाइल का वीडियो है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इस समय।
ओनम, ठीक है, थैयम, थैयम और अराटू, विशु, विशु यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। और ओनम क्या है, ओनम मॉक फाइट दिखाता है महिषास महाबली असुर जो है और इंद्रदेव के बीच में, ओनम फेस्टिवल, ठीक। वहीं तमिलनाडु की बात कर ले हम, तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तमिलनाडु से रिलेटेड है आपके पोंगल, जिसका मतलब है टू बॉयल। इसका मीनिंग पूछ लिया था कि पोंगल का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है पोंगल में जो है वो जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही वहाँ पे जो है बॉयल करके स्वीट डिश बनाई जाती है, ठीक है। फिर है जलीकट्टू, जलीकट्टू आपको पता है बुल फाइट जो होती है, ठीक है। थाईपूसम, थाईपूसम तो थांडू जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। नट्यांजलि, नट्यांजलि और करदाई दीपम, कार्तिकाई दीपम, ये पूछता है, कार्तिकाई दीपम जो है वो 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको आप नोटिस करेंगे। सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बाकी एसएससी पेपर में कार्तिकाई दीपम बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हम देख लेते हैं, और हम क्या है मार्शल डांस देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने बाकी सब चीज़ कवर कर ली, मार्शल डांस एक बार भी कवर नहीं किया, तो मार्शल डांस जो है एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेट लिखता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वहाँ का मार्शल डांस क्या है। जैसे पंजाब, पंजाब का क्या है, वेस्ट बंगाल का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, मणिपुर का क्या है, मणिपुर का बहुत बार पूछता है, केरला का क्या है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, मिजोरम का क्या है, महाराष्ट्र का, बिहार का, और आप एमपी का भी बता देंगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब इतने तो आपको पता होने ही चाहिए जो बार बार पूछे गए हैं। पंजाब का क्या है, पंजाब का है गटका या लाठी, ठीक है। वेस्ट बंगाल का लाठी है, ये मार्शल डांस का नाम है, ठीक है, वैसा लाठी नहीं। तमिलनाडु का है सिलम्बम, सिलम्बम, और मणिपुर का है थांगटा, केरला का है कलारीपायट्टू, इसके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। और हिमाचल प्रदेश का है थोड़ा, और मिजोरम का है इनबुआ, और महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल, मर्दानी खेल, बिहार का है परिखांडा, और एमपी का है एम से मध्य प्रदेश, एम से मलखम्बा। तो ये मार्शल डांस जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बार बार पूछता है एसएससी, इस चीज़ का रखेंगे आप ध्यान। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कौन सी जो है पेयर जो है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्या कटक एंड कोटा, ये तो बिल्कुल है। कानपुर एंड आगरा बिल्कुल है। अलवर एंड भिवानी ये नहीं है। जबलपुर एंड भोपाल ये बिल्कुल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अलवर एंड भिवानी आपको पता है राजस्थान में है, और राजस्थान में जो है काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं वहाँ पे जो है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, तो ये भी है। और अगर अगर नॉर्थ ईस्ट साइड के कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह आती तो वो भी आप कर ले जाते हैं। तो आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक्चुअल में पूछा क्या है, ये आपसे पूछ क्या रहा है ना, और आप उसको किस तरह से कॉमन सेंस से जो लिंक कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात कर ले इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 5 आई हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, 5 ऑलरेडी देख चुके हैं। आप मुझे बताएंगे सेकंड वाली, सेकंड वाली मुझे बता दीजिए 1956 में जो आई थी उसने कितने सेक्टर में इंडस्ट्री को बांटा था, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप मुझे बता देंगे। तो कितने सेक्टर में बांटा था, 3 सेक्टर में बांटा था। कौन कौन से, ए सेक्टर, बी सेक्टर और सी सेक्टर में बांटा था। जो फर्स्ट वाली आई थी उसने 4 कैटेगरीज में बांटा था इंडस्ट्रीज को, और सेकंड वाली इंडस्ट्री पॉलिसी ने 3 सेक्टर में बांटा था। पहला जो सेक्टर था जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी आ गई, है ना, और इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट, और लास्ट वाली जो है प्राइवेट।
तो इसमें जो आती हैं, इसमें 17 आती हैं, इसमें 12 इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे एटॉमिक हो गया, रेलवे हो गया, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट वाली आपको पता होनी चाहिए, फिफ्थ वाली, जो 1991 में बीओपी की क्राइसिस जब हुआ था, तब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, वहीं पे लाइसेंस राज खत्म हुआ था, और है ना, इंडिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का, पर्सनल इनकम का, या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत ही, मुझे याद है, मैंने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही 2-3 बार मैंने इसको रिपीट करके समझाया था। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट होता है मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। तो 1 का हो जाएगा 3। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। तो बी का हो जाएगा 4th। तो ये भी खत्म हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा? पर्सनल इनकम हो जाएगा एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल प्रोडक्शन इन अ गिवन पीरियड। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होगी? जब इनकम जो है जिसमें टैक्स वगैरह कट कुटा के आ जाता है, जो फाइनल इनकम बचती है, उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। और हमें क्या क्या पता है, मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूँ, इन्हीं के बारे में बताऊँगा बेसिकली, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या पता है कि जब हम जीडीपी में NFIA जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए। और जब हम ग्रॉस से नेट में आते हैं तब क्या है, जब हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे जीएनपी में, तो वो हमारा बन जाएगा NNP, नेट नेशनल। ग्रॉस से नेट में, डिप्रिसिएशन पहले लिख लेता हूँ। ग्रॉस से जब नेट में आते हैं, ग्रॉस से जब नेट में आते हैं तो हमें सिर्फ डिप्रिसिएशन घटाना होता है। चाहे जीडीपी की बात करें, जीडीपी से अगर हमें आना है एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो हमें डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लें पर्सनल इनकम की, तो पर्सनल इनकम को हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन वाइज? तो पर्सनल इनकम को लिखते हैं हम नेशनल इनकम, सॉरी नेट इनकम, नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। मतलब इनकम आपके पास आई तो है लेकिन आपने वो अर्न नहीं करी, और माइनस करेंगे हम उसमें इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, मैं हूं ना भाई यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। क्या रहा है ये, जो हमारी नेट इनकम है उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम रिसीव्ड, इनकम आई जो अर्न नहीं की, जैसे कि स्कॉलरशिप आपने अर्न नहीं करी बट वो आई सरकार की तरफ से, सब्सिडी हो गया, आपने अर्न नहीं करी बट वो आई, तो इसको ऐड कर देंगे। और घटाएंगे क्या? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जैसे कि आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है, वो आप अर्न तो कर रहे हो लेकिन आपको मिलते नहीं है, रिसीव नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो वो आ जाएगा, पर्सनल इनकम में से हम ऑल टैक्स जो होता है वो हटा देंगे। अब टैक्स ये कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। एक हो जाएगा पर्सनल टैक्स पेमेंट हो जाएगी एक, और दूसरी हो जाएगी नॉन टैक्स पेमेंट। जब इन दोनों को हम हटा देंगे, सारे टैक्स हटा देंगे अपनी इनकम में से, तो जो पूंजी हमारे पास बचेगी उसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन में पूछ भी सकता है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि बताओ निकालो, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है, उस्ताद जिया मोहुद्दीन डागर जो है वो किसके प्लेयर हैं? तो प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फ्लेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रियलाइजेशन ऑफ रागास,
तो किस मतलब बेसिकली आप किसके कंपोनेंट है ये पूछ रहा है। सितार के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं है। वॉलन के हमने नहीं देखे, वो अभी हम देख लेते हैं। वॉलन के कौन कौन से हो जाएंगे, वॉलन के हो जाएंगे वी जोग, ठीक है, टी.एन. कृष्णन, ठीक है, नगाई मुरलीधरन, ठीक है, लालगुड़ी गोपाल अय्यर और द्वारका नायडू, ये भी याद कर लो आप, ठीक है। फ्लूट के हम देख चुके हैं, है ना, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर जो हैं वो रुद्र वीणा से एसोसिएटेड हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे रुद्र वीणा के, हो जाएंगे सादिक अली खान, असद अली खान और मियाँ तानसेन, ठीक है, जो अकबर के नौरत्न थे। मियाँ का टाइटल अकबर ने दिया था। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ये ग्वालियर घराने से या रीवा घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये ग्वालियर राजा पहले रामचंद्र के अंडर थे, फिर इनको अकबर ने बुला लिया तो ये वहाँ चले गए थे, ठीक है। और इन्होंने ध्रुपद्स कंपोज किए थे, ये पता होना चाहिए, देवी देवताओं के लिए। और ये रुद्रवीणा बजाते थे। ये इतनी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और इनके गुरु का नाम था हरिदास, ये बताना चाहिए। रविदास ये सब कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में देता है, लेकिन आपको गुरु का नाम पता होना चाहिए। गुरु का नाम था हरिदास, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको तानसेन के बारे में पता होनी चाहिए। वहीं हम और इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। हमने कौन कौन से सितार डिस्कस कर लिया, तबला डिस्कस कर लिया, फ्लूट भी डिस्कस कर लिया, पखवाज नहीं किया, पखवाज कर लेते हैं। पखवाज हो गया, वीणा भी नहीं किया, पखवाज वीणा कर लेते हैं। और तबला हो गया, सितार हो गया, मैंडोलिन भी कर लिया हमने। मैंडोलिन का देख लेते हैं। मैंडोलिन का वैसे आपको एक ही याद करने हैं जो कि बाबा पूछता है। और एक और कर लेते हैं, सारंगी भी हो गया, फ्लूट भी हो गया, शहनाई भी हो गया, नाद स्वरम भी देख लेते हैं। ये 4 इंस्ट्रूमेंट हम और देख लेते हैं, इनके कंपोनेंट्स। तो मैंडोलिन से आपको एक ही याद करना है, वी बलसारा, ठीक है। बस इन्हीं का नाम पूछता है और आपको कोई भी याद नहीं करना, ठीक है। आपको आप देखोगे तो 5, 6 और 10 मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वी बलसारा जो है वो 5, 6 बार पूछ चुका है ये, ठीक है। तो यही नाम होगा। वीणा से आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त जो है उनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त। और औरंगजेब भी है, ये भी वीणा का प्लेयर था, ठीक है। इसको जिंदा पीर का टाइटल में रखा था, ये सब कुछ। और एक और करना है, बालचंद्रे, ठीक है, ये वीणा के प्लेयर है। ये इनका नाम बार बार पूछता है वीणा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हम नादस्वरम की बात करें तो इनका नाम, जितने भी पिल्लई आएंगे वो याद रखना है कि वो इसमें नादस्वरम में ही एसोसिएटेड है। जैसे राजराथी नम, ऐसे करके राजराथी नम पिल्लई, ठीक है। और नीरू स्वामी पिल्लई और एक और आप याद कर लो, क्या नाम था, गोसाविदु शेख हसन। ये गोसाविदु है, एक बार ये क्लियर देख लेंगे, ठीक है। शेख हसन नाम इनका, ये चीज़। पखवाज की हम बात कर लें तो कुणाल पाटिल, ठीक है। तोताराम शर्मा, ये बाबू पूछता है, तोता राम शर्मा। और पंडित भवानी शंकर और केलुचरण मोहपात्रा, जो कि उड़ीसी से भी संबंधित हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने आप कंपोनेंट्स जो हैं वो याद कर लेंगे इन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ये बार बार पूछता है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल वॉज इन, तो कहाँ था, रायपुर, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर।
उससे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट सेंटर कहाँ था, फर्स्ट इसका सेल कहाँ था, फर्स्ट सेल था मैक्सिको में, ठीक है, ये चीज़। सेकंड कहाँ था, सेकंड है पटना बिहार, इतनी चीज़ क्लियर। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या क्या देखा था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ये टर्म दी थी किसने, विलियम गॉड ने। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में किसको बोलते हैं, वर्ल्ड में बोलते हैं नॉर्मन बोरलो को, नॉर्मन एन है ये, ठीक है, नॉर्मन बार्लो, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1970 में, क्योंकि ये जो है 1960 से ही स्टार्ट हुआ था, 1960 से 70 तक फर्स्ट फेज, उसके बाद आगे जो है सेकंड फेज, ठीक है। और इंडिया में किसको बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और 1960 में स्टार्ट हुआ था, 2 फेजेस में लाया गया था इंडिया में, ठीक है। पहला फेज़ वहाँ आया था जहाँ पे रिच फार्मर्स हैं जो कि क्या बोलते हैं, ये इरिगेशन टेक्निक वगैरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, आंध्रा हो गया, आंध्रा में तो भुखमरी छाई हुई थी इसलिए लाया गया था। और सेकंड फेज़ में लाया गया बाकी राज्यों में, जैसे तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, इन सब राज्यों में लेके आए थे। और इससे रिलेटेड खास बात ये होनी चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम जो वीट की वैरायटी यूज़ करते थे वो उसका नाम था PL480, जो कि मतलब कि विदेशों में सुअर वगैरह को खिलाई जाती थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें मिले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और ये थी वीट की वैरायटी। राइस की वैरायटी हम कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो हम यूज़ करते IR8, जो कि फिलीपींस से ली गई थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इंडिया ने भी बना ली इसी की, जैसे उसका नाम था जया एंड रत्ना। ये राइस वैरायटी हैं, हाई हाई यील्डिंग वैरायटी है राइस की, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बस इतना आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द वॉइसरॉय व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930, ठीक है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से आपको याद होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चैलफॉर्म रिफॉर्म जो कब के थे, 1919 के थे, तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि बात करा 1930 की बात करा। लॉर्ड मिंटो टू, ये भी नहीं होंगे। अब देखो, अब आप ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, है ना, कि याद करें तो हम कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आसपास के जो इंसिडेंट हुए थे वो आप कैसे रिलेट करते हो। जैसे कि आपको अगर याद होगा, ठीक है, कि 1930 में क्या क्या हुआ था। 1930 में एक तो क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली वाली, जिसमें कोई नहीं गया था। और दूसरा दांडी मार्च हुई थी। और 1931 में हुआ था गांधी जी इरविन पैक्ट। कब हुआ था, गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। तो कौन होगा वाइस रॉय, यही होगा भाई, लॉर्ड इरविन, सिंपल, इसमें कुछ नहीं था। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो उसके आसपास के इंसिडेंट आपको याद होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप हिस्ट्री को ऐसा कहानी वाइज पढ़ोगे, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम मूवी देखते हैं तो हमें मूवी सारी स्टार्टिंग से याद होती है, किसने कौन से कलर का क्या कपड़ा पहन रखा था, किसने कौन से कलर का चाकू ले रखा था, ये प्लान दिखाना, सब कुछ याद होता है। एक छोटी से छोटी बात भी हमें याद होती होगी, तो वो इसलिए याद होती है क्योंकि हम उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं, हम उसको कहानी को एकदम सीक्वेंस में याद रखते हैं। तो जब आप सीक्वेंस में कहानी को याद रखोगे तब आपको याद होंगी। अब सीक्वेंस में कहानी को याद करने का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ फैक्चुअल याद करो, कि डेट के वाइज मैं ये याद कर लूँ कि ये इस दिन ये हुआ, इस दिन याद हुआ, ऐसे आपको कभी याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड कहानियाँ देखो, है ना, कहानियाँ बहुत फेमस हैं। आपको पता है भगत सिंह ने लेटर्स लिखे थे, भगत सिंह जो हैं उनकी बुक थी वाई एम एथिस्ट करके। आप वो चीज़ देखो, गांधी जी की बुक्स थी, है ना, और नेहरू जी की थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके, लेटर्स फ्रॉम फादर्स टू डॉटर्स, कितनी सारी चीज़ें हैं, और उनकी छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं, है ना। तो वो चीज़ आप रिलेट करो, है ना। और इस तरह से, और जो दांडी मार्च थी इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुई थी। ये लिखा हुआ है 12 मार्च 1930 में, लेकिन ख़त्म कब हुई थी, ये ख़त्म हुई थी 4 अप्रैल 1930 में, ठीक है। इसमें 78 डेलीगेट्स, 78 लोग जो हैं गए थे साथ, और 240 माइल्स डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था, कहाँ से साबरमती से दांडी तक,
साबरमती से डांडी तक, और साबरमती से डांडी तक। और उन्होंने ये पूछा था कि डांडी जो है ये कहाँ पड़ता है, तो नेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और उसके बाद इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 4 अप्रैल को फिर महात्मा गांधी को 4 मई को, 4 अप्रैल नहीं, 4 मई को गांधी जी को जेल में डाल दिया था, जेल में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके छोटे छोटे क्या हैं लीडर्स उठ के आए, जैसे तमिलनाडु से श्री राजगोपालाचारी ने किया था, है ना। और क्या पता होना चाहिए, अच्छा हाँ, बिहार से नाकस पौंड में अंबिका कांत सिन्हा ने किया था परफॉर्म। धारसेना से सरोजिनी नायडू ने किया था। पेशावर से खान अब्दुल गफार खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन स्टार्ट किया था, वो उन्होंने मतलब कि अपना संयोजन दिखाया था इसके थ्रू। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम थोड़ा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था, ये तो पता है, लेकिन ईयर पता होना चाहिए, 1869 में हुआ था, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी किस में किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में, सत्याग्रह में, हिंदी स्वराज में और स्वदेशी में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली, ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। बाकी कुछ पता हो चाहे ना पता हो, उनकी पत्रिका जरूर पता होनी चाहिए, जैसे इंडिया ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। ठीक है, ये पत्रिका जो गांधी जी के हैं, ये पता होनी चाहिए। और 1888 में गांधी जी लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, उनका जो एक्सपीडिशन था साउथ अफ्रीका का, वो इम्पॉर्टेंट है। कौन सी चीज़, 1894 आपको पता होना चाहिए, 1894 में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्म की थी साउथ अफ्रीका में, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, फिनिक्स फार्म 1904 में फॉर्म किए थे, ये पता होना चाहिए, कहाँ, डरबन में, ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। और पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था 1906 में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस रिक्वायरिंग इंडियन सिटीजन टू कैरी पासेस, ये पता होना चाहिए, है ना। 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फाउंडेशन करी थी, है ना। 1913 में इन्होंने वॉल क्रस्ट सत्याग्रह किया था, और इन्हें एक उपाधि मिली थी साउथ अफ्रीका में, कौन सी, अगर आप किसी को कोई बता पाए तो, वो उनको उपाधि मिली, जो इन्होंने उपाधि जो है क्या बोलते हैं, बोर वॉर्स जो हुई थी उसके वजह से इनको मिली थी, वो थी केसरे हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, जो इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसमें इन्होंने त्याग दी थी। साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप एक बार में अभी इतना ही याद करिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वगैरह बताऊंगा जो बार बार पूछता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट इन फरवरी 2023? ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ईजी है, हमारे नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इनको वर्ल्ड लीडर देखा गया है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर देखा गया है, ये चीज़। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उनको 25 ऑनर्स मिले हुए हैं, जैसे साइप्रस का मिला हुआ है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मैकारियोस 3, श्रीलंका का मिला हुआ है मित्र विभूषण। ठीक है, मॉरिशस का मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुआना का, बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर, और डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका का। रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल। ठीक है, ये चीज़। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का मिला हुआ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन जो है फ्रांस का मिला हुआ है। इजिप्ट में मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, पलाऊ का मिला हुआ है ऑनर इबाकी अवार्ड। ठीक है, पापुआ का मिला हुआ है द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, फिजी का मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो मिला हुआ है। यूएस का लेजिट ऑफ मेरिट मिला हुआ है। बहरीन का ऑर्डर ऑफ रेनेंस मिला हुआ है। मालदीव्स का डिस्टिंग रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मिला हुआ है। ऑर्डर ऑफ सईद अवार्ड मिला हुआ है यूएई का। फिलिस्तीन का मिला हुआ है
द ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फ़लस्तीन अवार्ड, ठीक है, अफगानिस्तान का मिला हुआ स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, और सऊदी अरब को मिला ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल रीज, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए और ये ईयर वाइज लिखे हुए हैं। इसमें से कौन कौन सा पूछा गया है, इसमें से पापुआ वाला जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ऑर्डर इजिप्ट वाला ऑर्डर ऑफ नाइल पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रांस वाला भी पूछ लेता है, और 2024 में से साइप्रस का नहीं पूछा हुआ है। और मुझे कौन सा 2-3 मुझे और याद थे किस किस के पूछे गए थे। हाँ, भूटान का आपको पता होना चाहिए 2021 में जो मिला था, गैल्पो वाला, द गैल्पो वाला लेजेंड ऑफ मैरिट, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मेन बात है कि जो अभी अभी जो जो न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में होंगे ना, वो पक्का पूछने की संभावना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ईयर वाइज दे रखा है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको आप याद करने की कोशिश करो। ज़्यादातर जो हैं वो नॉर्मली उनके कंट्रीज, उनके कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा इतने वो हार्ड नहीं होते। जब बस जो ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन जो है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ नाइल तो जो रिवर है वो इजिप्ट में है, तो ये तो आप याद कर लेंगे। इस तरह से लीजन ऑफ मेरिट जो है यूएस गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च, तो किस साल हुआ था, तो 15 में, 13 में, 19 में या 18 में, तो कब हुआ था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हुआ था 2015 में। 2014 में तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो लेकर आई थी। साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के बारे में ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसका उद्देश्य था, जैसे कि स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट मोबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ थी, मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना इन्हेंस करने के लिए, और इन्हेंस सर्विसेज, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये चीज़ आपको बताना चाहिए, ठीक है। 15 में लॉन्च हुई थी, ये बताना चाहिए। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइबिलिटी इन सेलेक्टेड सिटीज़, ये पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री थी, महुआ, ये आपको बताना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फंडिंग वगैरह के बारे में इतना पूछता नहीं है, ठीक है। कितनी सिटीज़ हैं जो 100% कम्प्लीशन हो गया, 17 है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो और कितनी सिटीज़ चूज़ हुई थी, ये 100 स्मार्ट सिटीज़ चूज़ हुई थी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कब से कब तक था, 2015 से 2020 तक था, फिर ये बढ़ के 2025 तक हो गया था, ठीक है। ये पहला फेज़ मान लो आप एक तरह से, और ये सेकंड फेज़ मान लो, 2.0 मान लो, ऐसा कुछ करें, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉन द 7 टाइम वुमेन एशिया कप चैम्पियनशिप, तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए कि वुमेन में, अच्छा पहली बात तो क्या है, वुमेन एशिया कप पहली बार कब हुआ, तो पहली बार हुआ था 2004 में, ठीक है। वहीं मैन की बात कर लें तो मैन का एशिया कप हुआ था पहली बार 1984 में, ठीक है। और मैक्सिमम बार जो है दोनों में, वुमेन में भी इंडिया को मिला हुआ है, और मैन में भी इंडिया को ही मिला हुआ है 8 बार, यहाँ पे 8 बार, 8th टाइम, ठीक है। और अभी रिसेंट में 2023 में भी इंडिया जीती थी, ये भी पता होना चाहिए। और जब पहली बार एशिया कप हुआ था तब किसने होस्ट किया था, तो ये पता होना चाहिए, होस्ट किया था श्रीलंका ने। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ 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 हम क्रिकेट के बारे में कितनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिकेट के बारे में मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। क्रिकेट के बारे में हमें क्या क्या हम देख चुके हैं, ठीक है। पहले हम देख चुके हैं बॉल के बारे में, बॉल का वेट क्या होता है, और बॉल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। स्टंप का देख रखे हैं, स्टंप की हाइट क्या होती है, ठीक है। और पिच, पिच का देख रखे हैं, पिच कितने यार्ड की होती है। पहला ओडीआई कब हुआ, ये पता होना चाहिए। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ, मैन और वुमेन दोनों का, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और पहली बार क्रिकेट को इंटरनेशनल गेम कब माना गया, ये पता होना चाहिए। क्रिकेट एज अ
इंटरनेशनल स्पोर्ट या बिकम इंटरनेशनल स्पोर्ट, ऐसा समझ लो आप। ये कब हुआ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो वेट आपको पता है 160 ग्राम, सर्कमफ्रेंस 22.5, स्टंप जो होता है 28 इंच का होता है, और पिच जो होती है 22 यार्ड की होती है। फर्स्ट ओडीआई कब हुआ था? फर्स्ट ओडीआई था 1971 में। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ था 1975 में, और दोनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए थे, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फर्स्ट वुमेन का कब हुआ था? 1973 में। याद रखना है क्या कि मैन के वर्ल्ड कप के 2 साल पहले हुआ है ये, ठीक है, ये नहीं तो आप बाद में लगा के आ जाओ। और क्रिकेट इंटरनेशनली स्पोर्ट कब बना था, कौन से ईयर में? ये बना था 1909 में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्रिकेट, ठीक है। और टर्म्स ऑफ क्रिकेट से एसोसिएटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? जैसे विकेट कीपर हो गया, लेग बिफोर स्टंप हो गया, और एग्रीकल्चर शॉट हो गया, इनिंग्स हो गया, वाइड बॉल, नो बॉल, और ऑफ साइड हो गया, लॉन्ग ऑन हो गया, ये सब अंपायर हो गया, ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्रिकेट ट्रॉफी पता होनी चाहिए, रणजी ट्रॉफी हो गया, है ना। अभी जो नई स्टार्ट हुई है एंडरसन सचिन, वो है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम बाकी सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। तो पी किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है बात डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी पहली बात कहाँ से लिया गया है? अभी मैंने बताया आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है, ये पता होना चाहिए, है ना। और ये नॉन जस्टिफिएबल नेचर के होते हैं, नॉन, उनको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये चीज़ है। और ये तो लिखा ही हुआ है, सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और हम इसके जो हैं आर्टिकल्स देख लेते हैं 36 से 51 तक, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस में बात की गई है ना। तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार है। 36 में दे रखा है डेफिनेशन, ये आपको बताना चाहिए। 36 में पहले आर्टिकल में हमेशा डेफिनेशन दे रखी है, तो ये है डेफिनेशन, डिफाइन स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 12 अंडर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। 37 में दे रखा है डीपीएसपी के एप्लीकेशन, ये पता होना चाहिए। जैसे कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी पता होना चाहिए, जस्टिशिएबल। 38 की बात करें, 38 बोलता है इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, सिंपल सी बात है। और इसमें 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो 1978 में हुआ था, इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम अपॉर्चुनिटीज़, इनकम अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 39 की बात करें, 39 में जो है बेसिकली सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इसके ए बी सी और डी ई एफ ये पार्ट है। इसको हम याद करते हैं LDC गोज टू PSC। ठीक है, जिसका मतलब एल से है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए में आता है लाइवलीहुड, एल से LDC गोज टू PHC। एल से है लाइवलीहुड, ठीक है, और डी से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, समझ जाएंगे आप। सी से है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ताकि जो अमीर है वो और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए। फिर पी से है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। और एच से है हेल्थ ऑफ वर्कर, और सी से है चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज़। ये कहाँ से कब से जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। कब? 1976। ठीक है, उसके बाद आता है 39A। 39A में हमने कहानी याद करी थी कि LDC है एक लोअर डिवीजन का है जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। ठीक है, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मतलब कि उसको देखा नहीं गया इधर उधर की जो लोग हैं गरीबी में जी रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। उसके हाथ में क्या था, तो उसने क्या बोला, सबसे पहले उसने बोला कि
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दिलवाएंगे। ठीक है, तो 39A में ये आ गया, ऐसे याद किया था। 40 में उसने बोला कि चलो जब ये हो गया उसके बाद पंचायत बैठाई उसने, विलेज पंचायत 40 का में। 41 में जब पंचायत में उसने बोला कि राइट टू वर्क और एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और 42 में बोला कि जब काम दे रहे हैं तो फिर ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी लीव भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहला जो स्टेट था जिसने मैटरनिटी रिलीफ का मैटरनिटी लीव्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो था आसाम। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ह्यूमन कंडीशन भी होगी। अब उसने बोला कि भाई ह्यूमन कंडीशन दे रही थी तो अब वेजेस की बात कर लेते हैं कि सही वेज मिलनी चाहिए, तो वो 43 में आ गया। 43A और B दो पार्ट हैं, जिसमें हम A में बात करते हैं यूनियन की। ठीक है, और 43B में बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो कि 97 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ क्या, ये ऐड हुआ है। 44 में उसने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, 4 और 4 यूनिफॉर्म ऐसे समझ लो, 4 और 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में उसने बोला कि जब देखो वर्कर हो गया, वर्कर के बारे में हो गया सब कुछ, उसको राइट टू वर्क मिल गया, ह्यूमन कंडीशन भी मिल गई, लिविंग वेजेस भी अच्छा हो गया, यूनियन भी फॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब बात करते हैं, अब उनके बच्चों की बात करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर दे रखा है इसमें 45 में। ठीक है, उसके बाद वही जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन है वो ST SC की दे रखी है 46 में। 47 में दे रखा है कि जब उन बच्चों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है और इम्प्रूव करना है पब्लिक हेल्थ को। 48 में बोला तो वो कैसे होगा, तो वो होगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, और वो एनिमल और हस्बेंड्री जो है वो अच्छी कब होगी, जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना, डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो फिर सब चीज़ डिस्टर्ब होंगी इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो वही चीज़ उसने बात कर रखी है। ठीक है, उसने बोला अब सब कुछ हो गया, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे। तो वो हम कैसे बढ़ाएंगे, जब हम मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करेंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो हेरिटेज वगैरह हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। चलो वो भी हो गया। उसके बाद उसने 50 में बात की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो नियमों को एग्जीक्यूट करता है और जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो 50 में है। और लास्ट में हम इंटरनेशनल पीस ऑफ 50 सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो 51 के अंडर आती है। तो ये 36 से 51 आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये आप कहानी से याद करो तो और भी अच्छी बात है ना। तो इस कहानी से याद करोगे तो मतलब आप जल्दी आसानी से रिलेट कर पाओगे, एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 38, जो कि बोलता है स्टेट टू स्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं हम आगे 16 की तरफ आते हैं। 16 में पूछता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है जैसलमेर में वो कौन सा है। देखो अब आप, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये पूछता है, पता होना चाहिए गुल्स और जो कुल्स हैं ये कहाँ के हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, जो जोहाद हैं ये राजस्थान में है, अदर पार्ट्स में, जैसलमेर में नहीं है। जैसलमेर में भी हैं जोहार, लेकिन जैसलमेर में जो है स्पेशल सिस्टम चलता है, उसको बोलते हैं हम खादीन। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जैसलमेर का, उसको बोलते हैं खादीन। ठीक है, और वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में भी पूछा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं। उसका मैंने लगा रखा है, जैसे लद्दाख में जिंक बोलते हैं, जम्मू में कुल बोलते हैं, राजस्थान में कुंड, बावरीस, नादिर, जलारस, खादिन और ढोरा और पार सिस्टम बोलते हैं। बाउलिस हम दिल्ली में भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में तालाब हो गया, बंदी हो गया, चंदेला टैंक हो गया, है ना। गुजरात का पूछता नहीं है। और सुरंगम और ये भी, करम्बस के भी नहीं पूछता। ज़्यादातर जो है ये इसी साइड की पूछता है, नॉर्थ वेस्ट की। ठीक है, और नौला ये उत्तराखंड में, यूके में, ये भी पता नहीं चाहिए। देखो हिमाचल में कुल है, और यहाँ पे कुल और गुल दोनों लिख लो, गुल भी यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे भी बोलते हैं इसको। और मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही पता होना चाहिए, इस साइड के जो हैं इस साइड के पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बता देंगे राजस्थान में एक और है टंका, वो कहाँ बोलता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर
या जयपुर? कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है ये आप मुझे बता देंगे, और नहीं पता तो आप सर्च करेंगे कि टंका जो है वो कहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। राजस्थान का तो है, लेकिन राजस्थान में पर्टिकुलरली कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द डैश वर द ट्रिब्यूटरी chief of Gupta dynasty. They established an independent kingdom in the western India. ध्रुव सेन सेकंड was the most important ruler of this kingdom. यही उन्होंने सारा एग्जाम्पल दे दिया। तो ध्रुव सेन सेकंड जो है वो किस किस किंगडम से, किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे मैत्रक से। क्लियर? इतनी चीज बताऊँ जी। मैत्रक के फाउंडर की हम बात करते हैं। मैत्रक के फाउंडर कौन थे? उनके फाउंडर थे भरतरका, बतरका या बड़तरका, ठीक है, और इनकी कैपिटल थी वल्लभी। वल्लभ। और आपको बताना चाहिए ध्रुव सेन और जो भरतरका जो रूलर थे, ये दोनों ऐसे रूलर थे मैत्रक के जिन्होंने टाइटल ले रखा था सेनापति का। किसका? सेनापति का टाइटल लिया था, ठीक है। वहीं हम मौखरी की बात करें तो मौखरी जो है आपको पता होना चाहिए इनके फाउंडर थे हरिवर्मन, हरिवर्मन, और इनकी कैपिटल थी कन्नौज। वहीं पुष्यभूति की बात करें, पुष्यभूति यानी वर्धन डायनेस्टी, तो उसके नाम उसके फाउंडर थे पुष्यभूति, ठीक है, और इसकी कैपिटल भी थी कन्नौज, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार की हम बात कर चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर थे नागभट्ट, और इनकी कैपिटल थी उज्जैन, जो आगे चल के चेंज हो जाती है कन्नौज में। कन्नौज मतलब ये नहीं कि उज्जैन का नाम चेंज हो गया कन्नौज, नहीं, उज्जैन अलग था, तो ये कैपिटल शिफ्ट हो जाती है कन्नौज में। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है, जैसे कि ये मौखरीस आपको देख रहे हैं, ये पोर्शन मौखरीस है, वहीं पुष्यभूति यहाँ है, ठीक है, ये कन्नौज है। लेटर गुप्तास में जो है ये देखो मैत्रक, यहाँ पे मैत्रक है गुजरात साइड में, ठीक है। वल्लभी इनकी कैपिटल थी। चालुक्य यहाँ पे बदामी है। चालुक्य 3 हुए, एक वेंगी के हुए, एक बदामी हुए, एक और कहाँ के थे ये आप मुझे बताएंगे। पल्लव यहाँ पे, चेरा यहाँ पे, पांड्या यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच में एक युद्ध होता है, किनके बीच में? उसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, या त्रिपत, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो हुआ 1790 एडी में कन्नौज को लेके, ठीक है। क्या बोलते हैं, कन्नौज को लेके हुआ, जो कि जिसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, या फिर कन्नौज स्ट्रगल, या कन्नक भुज स्ट्रगल। किसके बीच में हुआ? ये हुआ राष्ट्रकूटास, मतलब कन्नौज एक सेंटर बन चुका था, तो कौन राज करेगा उस पर? गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये निर्णय नहीं ले पाया कि कौन जीता कौन हारा, पर ऐसा मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो कुछ टाइम तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया, ऐसा बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलते हैं आगे। और ये आप डायनेस्टी याद कर लो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी है, क्योंकि ये पूछ लेता है, तो आप मतलब एक बार रिलेट करके बोल सकते हो, रिलेट करके आप दिमाग में चढ़ा के आंसर दे सकते हो उससे, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू, ठीक है। चलते हैं आगे। As of 31 March 2021, only 47% of the total routes and 39% of the airport have operationalized under उड़ान, according to ICRA. What is the full form of उड़ान? पहली बात तो ये चीज़ याद कर लो, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से सुर्खियों में था उड़ान। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि देखो मैंने बताया ना कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने बताया था कि उड़ान ICRA हैज सेड दैट ओनली 47% ऑफ द डेली रूट्स, टोटल रूट्स एंड 39% ऑफ द एयरपोर्ट हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द उड़ान स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मतलब जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करना, ताकि फास्टर कनेक्टिविटी हो सके, समझे। और इसका नाम भी इसलिए रखा गया है उड़े देश का आम नागरिक, ये चीज़ भी यही सोच के रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ जितनी भी ऐसी स्कीम्स होती हैं इनका जनरल जो नाम होता है वो
मतलब ऐसे ही होता है, नॉर्मल आपको समझना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मौका के अंदर आता है। कब लॉन्च हुई थी? 2016 में लॉन्च हुई थी, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जॉब वगैरह बढ़ेंगी ये तो आपको पता ही है, टूरिज्म बूस्ट होगा, है ना। और इजीली आप मतलब कि जो घंटे जो 2 सिटीज़ के बीच में अगर जाने में आपको जो 6 घंटे लगते हैं, आप फ्लाइट के थ्रू जो हैं वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये चीज़ आपकी मतलब कि इस चीज़ के लिए है, ठीक है। और इकोनॉमी भी बढ़ेगी एक तरह से, ये भी देखा जाए तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोजगारी जो है उसका मुख्य कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट कंडीशन, हाई एजुकेशन सिस्टम्स, या लैक ऑफ लेबर फोर्स। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में लेबर फोर्स की तो कमी है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेबर फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि लेबर फोर्स जो है वो दिन का 500 रुपये कमा रही है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे बेसिस है नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना। और हायर एजुकेशन सिस्टम, ये वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना हायर एजुकेशन सिस्टम आपको बताइए इंडिया का कैसा है। तो मेन इसका रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? मेन रीज़न ये है, वो है आबादी। हम जो इतनी जल्दी नंबर 1 पॉपुलेशन स्टेट कंट्री बन चुके हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। बाकी जो है हर जगह मैनेज हो जाता है, लेकिन ये चीज़ मैनेज नहीं है। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक स्टैटिस्टिक्स निकालता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं 2022 की। अभी की तो नहीं पूछेगा, 2022 की हम बात करते हैं। 2022 की जनरल क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वहीं से देखा ये। उसने बोला गया कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो किस स्टेट का है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो किसका है 2020 से 2021 का, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो स्टेट आता है वो आता है गोवा, जिसमें 10.5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सेकंड नंबर पे आता है केरला, जो है 10.1%। ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 नाम आपको पता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है यही क्वेश्चन मैंने देखा जनरली जो उसमें PYQs में। तो ये आपको बताना चाहिए, गोवा जो है उसके पास हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज ऑफ 2020 और 21 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कर्व जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, वो है हमारा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो एक रिलेशन दिखाता है कि अरे यार ज़्यादा बड़ा हो गया, जो एक रिलेशन दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट इन डाउनवर्ड दिखाता है। ये बोलता है, फिलिप्स कर्व बोलता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डाउन होगी, ठीक है। ये हर केस में लगभग सही था, बस एक केस में जाके ये हो जाता है फेल। वो केस कौन सा है? वो केस है आपका स्टैगफ्लेशन का केस। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन का आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ती है, ऐसा होता है स्टैगफ्लेशन के केस में। तो वहीं ये फिलिप्स कर्व जो है फेल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन दिखाता है, और डाउनवर्ड कर्व दिखाता है। ये कौन सा कर्व है? डाउनवर्ड। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक लेफर कर्व है, वो तो हम उससे मतलब नहीं है, वो तो टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। बेल शेप का होता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम जब डिस्कस करेंगे तो एग्जैक्टली जब हम इकोनॉमिक्स वगैरह की क्लास वगैरह करेंगे, ये सब खत्म होने के बाद मैं जब वन शॉट लेके आऊँगा, तब मैं आपको एकदम ब्रीफ और वो भी स्टोरी वाइज हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है क्या, एज ऑफ जून 2021 हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टैब्लिश इन इंडिया। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 18, 20, 26, 15, ये हैं 18, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इनमें से जो 14 हैं वो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, किसके अंडर? वो है मैब, रिकॉग्नाइज अंडर मैप प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसके अंदर जो है 18 में से 14 जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। ये मैप है, मैप की फुल फॉर्म।
कब लॉन्च हुआ था? 1971 में लॉन्च हुआ था। किसके अंडर आता है? ये यूनेस्को के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो 14 कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक सीक्वेंस में बताता हूँ, सीक्वेंस में क्या बताता हूँ, मैं आपको नाम बताता हूँ, बताएंगे कौन से स्टेट में है। जैसे नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, सुंदरबन, नौकरिक, सिंपलीपल, अचानक मर, अचानक मर, अमरकंटक। मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आता, अचानक मर ही बोलता हूँ मैं इसको, तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, तो आप भी देख लेंगे एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा। कंचनजंगा, देखो हमें नाम और प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग से मतलब नहीं है, एस एस जब तक आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तब तक ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीलगिरी, मतलब वही कहने का मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। आप ट्रेन से आते हैं, पैदल से आते हैं, बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू अचीव योर टारगेट। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार। ठीक है, 11th पे आ जाएगा अगस्त, अगस्त माला, अगस्त माला, ग्रेट निकोबार, कोल डेजर्ट, और ईस्ट के देखे ना, मानस, और डिब्रू सखोवा, शैकोवा। ठीक है, और ऊपर साइड आएगा देहांग, दिबांग। ठीक है, बच्चे दो, दो कौन कौन से हो गए एक बार देख लेते हैं। नंदा देवी, पंचमढ़ी, पन्ना, सुंदरबन, नॉन्क्रेक, सिंपलीपल, अच्छे, अचानक मार, अमरकंटक, कंचनजंगा, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्तमाला, ग्रेट निकोबार, कोल डेजर्ट, मानस, डिब्रू सखोवा, देहांग, दिबांग, कच्छ। रन ऑफ कच्छ हो गया, कच्छ बच गया, कच्छ, और शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स, ये बच गया। तो ये टोटल हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 के 18। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी है आपका यूके में। पंचमढ़ी और पन्ना कहाँ है? ये हैं एमपी में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नोंगक्रेक मेघालय। इसमें आप मतलब अब ज़्यादा नाम सुन रखे होंगे, ये उड़ीसा में है, सिंपलीपल आपने सुना ही हुआ है। अमरकंटक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में हो गया। तो ये सब आपने नाम सुने हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कंचनजंगा आप सिक्किम में है, सिक्किम में, ये भी पता है आपको। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अगस्तमाला कहाँ है? अगस्तमाला है आपका केरला प्लस तमिलनाडु, केरला प्लस तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, कोल डेजर्ट कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। मानस और डिब्रू सखोवा असम में है। देहांग दिबांग ये है अरुणाचल में, अरुणाचल में। कच्छ गुजरात में, और शेषाचलम ये कहाँ है? ये आंध्रा में। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, और थोड़े से मैं बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि जो पन्ना वाला है ये हमारा लेटेस्ट है जो ऐड हुआ है। सबसे पहला वाला कौन सा है? सबसे पहला वाला है हमारा नीलगिरी, ये फर्स्ट है। कब ऐड हुआ था? 1986 में, ये पता होना चाहिए। और कंचनजंगा के बारे में पता होना चाहिए, ये जो है ये हमारा हाईएस्ट और मिक्स, हाईएस्ट है प्लस मिक्स्ड एंड हाईएस्ट मिक्स्ड वाला है। ठीक है, मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व, और ये है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मिक्स वाली, मिक्स्ड हेरिटेज साइट, ये पहली वाली है, सबसे फर्स्ट वाली है। ठीक है, ये चीज़। और जो कच्छ वाला है ये लार्जेस्ट है। और एक पूछा गया था तमिलनाडु का, कहाँ का है? तमिलनाडु वाला गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ ये पूछा गया था
कि जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला है, यहाँ पे लार्जेस्ट एंडेंजर्ड मराइन एनिमल्स जो हैं वो मिलते हैं। कौन कौन से? डुगोंग, जिसको हम बोलते हैं सी काऊ को, और सी टर्टल, ये दो पाए जाते हैं गल्फ ऑफ टर्टल, गल्फ ऑफ मन्नार में। ये जो है ये लार्जेस्ट एंडेंजर्ड मराइन एनिमल्स हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है, इसलिए मैंने इन सब का ध्यान कर लिया। तो ये इतनी चीज़ें हैं, बाकी तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा एक्स्ट्रा पॉइंट तो इनके बारे में। बाकी तो और कुछ नहीं याद आ रहा, अगर आपको याद आए तो बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद गौरी या मोहम्मद ऑफ गौर डिफीटेड जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194 AD? बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ अनिलवाला, या फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो आपको पता है कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद गौरी जो है, ये पहली बात तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जो इस्लामिक इन्वेडर थे, मैं अगले में बताता हूँ आपको थोड़ा ब्रीफ में। जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ, पहला जो आया वो था अरब का, जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इसका इतना पता होना चाहिए कि ये अरब का था, ठीक है, और ये जजिया टैक्स लेके आया। जजिया टैक्स जो है इसने स्टार्ट किया, ठीक है, और 712 AD के आसपास। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं तुर्क वाले। तो पहला जो तुर्क था जो आया वो था महमूद गजनवी। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसने 17 बार अटैक किया भारत पे, और हर बार ये सिर्फ लूटने के लिए आता था। जो पहला इसका अटैक हुआ वो हुआ 1001 AD में। 16th वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सोमनाथ 1025 में सोमनाथ मंदिर पे किया, ठीक है। और 17 वाला जो है ये लौट रहा था, तब इसने अटैक किया 128 में जाटों के ऊपर, और फिर जाट ने इसको दबोच लिया। और जो सेकंड तुर्क था इसके बाद वो था मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि इसने जो बैटल लड़ी, जो पहली बैटल लड़ी इसने, वो कब लड़ी? तो पहली बैटल इसने लड़ी, फर्स्ट जो बैटल हुई वो हुई इसकी 1175 में, मुल्तान में लड़ी इसने, ठीक है। सेकंड बैटल जो थी वो थी ये अनिल वाला सेकंड, जिसको हम बैटल ऑफ कशादरा भी बोलते हैं। कशादरा या ऐसे कुछ नाम है उसका, कशादरा, ठीक है। गुजरात में लड़ी इसने 1178 में लड़ी, ठीक है। और जो क्वीन नैका देवी थी और जो भीम टू थे, उन्होंने इसको बुरी तरह हराया है। ये बैटल ऑफ एनवारा में क्वीन नैका देवी जो चालुक्यन क्वीन थी, नैका देवी याद रखना, चालुक्यन क्वीन थी, और भीम टू ने इनको बुरी तरह हराया, मोहम्मद गौरी को एकदम धोबी पछाड़ दे दे के मारा। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 में हुआ। फिर सेकंड बैटल ऑफ 1192 में। 1191 में जो है पृथ्वीराज थर्ड, जो पृथ्वीराज चौहान है, उनकी जीत होती है, लेकिन और पृथ्वी थर्ड की जीत होती है, और यहाँ पे जो है ये मोहम्मद गौरी की जीत होती है, और ये चंद्रगुप्त जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की जो लव स्टोरी है वो पृथ्वीराज राजो है, जिन्होंने चंद्रबरदाई ने लिखी थी, ये आपको बताना चाहिए। और उसके बाद 1194 में इन्होंने लड़ी बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें इन्होंने राजा जयचंद को मार दिया, ठीक है। और इसके बाद ये चला गया वापस, लेकिन जाते जाते छोड़ गया अपने स्लेव्स। कौन कौन? 4 स्लेव थे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पहला जिसने नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसने तराइन में इसका साथ दिया, और उसी ने फिर नींव रखी दिल्ली सल्तनत की। फिर यल्दूस, दूसरा यल्दूस, कुबाचा कुबाचा, और तीसरा तो आपको पता होना ही चाहिए, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यल्दूस, ये वी नहीं है, ये वाई है, यल्दूस, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं
आज के 22nd क्वेश्चन पे, द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स शेप, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज हैबिट, इन्वायरमेंट, हैबिटेट या ग्रोथ पैटर्न। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए मेरे भाई, इन्वायरमेंट होगा नहीं, हैबिटेट होगा नहीं, ग्रोथ पैटर्न होगा नहीं, तो क्या बच गया? बच गया हैबिट, इसको बोलते हैं हैबिट। ठीक है, आपको इतना पता होगा कि जो प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसके रीज़न दो हैं। पहली बात तो वो मूव नहीं करते, तो मूवमेंट में एनर्जी नहीं है। सेकंड चीज़ ये है, आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, कि इनके जो सेल्स हैं वो मेजॉरिटी सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं, है ना। जाइलम फ्लोएम में भी आपने जब इसके क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसके मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए नहीं होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। पर इसकी जो ग्रोथ वगैरह रिलेटेड है वो रिलेटेड है प्लांट हार्मोन से, तो वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमने एक बार भी डिस्कस नहीं किया है। और हमने एनिमल हार्मोन्स या फिर ह्यूमन हार्मोन्स की बात नहीं की है, वो भी हम करेंगे जब हम क्वेश्चन आएगा। तो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकिनिन, तीसरा है गिब्रेलिन गिब्रेलिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड, और लास्ट है, ये 5 हार्मोन आपको याद करने हैं, इथाइलिन। ये 5 तो आपको पता होने ही चाहिए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? जो ऑक्सिन है आपका हार्मोन, वो ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकिनिन नाम से पता चल रहा है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिले करने में एजिंग जो है वो डिले करता है। वहीं गिबरेलिन की बात करते हैं तो स्टेम और सीड ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम एंड सीड ग्रोथ में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, और फ्लावरिंग वगैरह जो भी है वो फिनोमिना भी इसी की वजह से होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो आप स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, रोक लेता है, स्टॉप्स ग्रोथ। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो पतझड़ होता है, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्लांट्स बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इथाइलिन जो है, इथाइलिन हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, ये पता होना चाहिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन जो हैं वो प्लांट के आपको पता होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एसएससी जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछता है इन पे बेसिस पे। ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, तो ये 5 आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं आगे। When and where did India win the first World Championship medal in athletics? ठीक है, उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये पहली बार कब हुई थी। ठीक है, तो ये पहली बार हुई थी 1983 में, इंडिया ने भी 1983 में पार्टिसिपेट किया था। और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि आज तक इंडिया को सिर्फ 3 मेडल मिले हैं। ठीक है, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, एक गोल्ड। तो जो पहला मेडल इंडिया को एथलेटिक्स में दिलाया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो दिलाया था 2003 में फ्रांस में। किसने? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ठीक है, ये वुमेन लॉन्ग जंप में। कौन सा मेडल था ये था ब्रॉन्ज। ठीक, दूसरा मेडल आया सिल्वर का, वो दिलाया 2022 में, 2022 में नीरज चोपड़ा ने। किसमें? जेवलिन में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और गोल्ड जो आया वो आया 2023 में, ये भी दिलाया आपको नीरज चोपड़ा ने। तो आज तक इंडिया को सिर्फ 3 मेडल मिले हैं, पहला मिला है 2003 में, दूसरा मिला है 2022 में, तीसरा मिला है 2023 में। तो इतनी इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जेवलिन जेवलिन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और ये जब टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीते थे नीरज चोपड़ा जी, तो उसकी वजह से सेलिब्रेट करते थे। और कितने
कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंका था वो आपको बताना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप ढूंढेंगे, ये आज आपका होमवर्क रहने वाला है। और जो बाकी आगे मैंने क्वेश्चन बताए हैं डिस्कस करने के लिए वो भी। तो जैवलिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और कितना उनका उनका कितना रिकॉर्ड था जब गोल्ड उन्होंने जीता था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तबला माइस्ट्रो विक्रम घोष was awarded with which of the following awards in 2023 in the contemporary category। 2023 में लेकिन कंटेम्प्रेरी कैटेगरी में। पहली बात तो तबला से रिलेटेड है विक्रम घोष, यही बहुत बड़ी बात है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सी चीज़ें, विक्रम घोष, निखिल घोष, इन सबके बारे में बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। तो कौन सा था अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी या संगीत कलानिधि? तो ये था संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, और तबला के कंपोनेंट हम और कौन कौन से देख चुके हैं? उस्ताद अल्लाह रखा देखे, अल्लाह रखा देख चुके हैं, जाकिर हुसैन, इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चर्चा कर चुके हैं, और इनकी रिसेंट में डेथ हुई है, तो इनके बारे में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा सवाल हैं। निखिल घोष, ठीक है, इनको भूषण मिल रखा है, कब मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा और पंडित स्वपन चौधरी। ये नाम आपको पता होने चाहिए। और हम बात कर लें जाकिर हुसैन की, तो इनको 4 ग्रैमी मिल रखे हैं, 5 मिले हैं पंडित रविशंकर को, 3 इनको 2024 में मिले थे ग्रैमी द मोमेंट के लिए, पश्तो के लिए, एज वी स्पीक के लिए। इनको भूषण मिल रखा है कब? 2002 में। और विभूषण मिल रखा है, विभूषण मिल रखा है 2023 में। किसको? ये इनकी जाकिर हुसैन की बात हो रही है। वहीं हम आनंद गोपाल बंदोपाध्याय की बात करें तो ये ड्रम से एसोसिएटेड है, ये भी पता होना चाहिए, ड्रम भी इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं। साथ साथ अनोखेलाल मिश्रा और ये बंदोपाध्याय जी जो हैं ये बनारस से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बना था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। वहीं हम बात कर लें और इंस्ट्रूमेंट की, आज हम वैसे ही बहुत सारे देख चुके हैं, बचे हुए भी देख लेते हैं। सारंगी, रिवाइज हो जाएगा एक बार। संतूर, ठीक है, सारंगी से हम देखें तो पंडित रामनारायण नारायण, उस्ताद सबरी खान, बुंदू खान, शाकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान। संतूर से बात कर लें, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्हास बापत, ये और भजन सापुरी। ठीक है, और अच्छा हमने वो नहीं देखा ना, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा, अरे जो अन्नपूर्णा देवी बजाती हैं, क्या नाम है उसका? अच्छा, भजन सापुरी जो है कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये पता होना चाहिए। और कौन सा था? सुरबहार, सुरबहार नहीं देखा अभी तक। सुरबहार जो है अन्नपूर्णा देवी बजाती हैं, अन्नपूर्णा देवी। इमरात खान भी हैं, इमरात खान और वाहिद खान। अच्छा, इमदाद खान भी यहीं पे है, इमदाद खान। तो ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए सुरबहार से रिलेटेड। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं एकदम धीमे धीमे कदमों के से। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द परसेंट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो 10 साल से 19 साल के बीच में होती है। फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज हाउ मच, कितनी परसेंटेज है ये पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है पर 1000, 0 से 6 साल के बच्चों का, पर 1000 लिख देता हूँ यहाँ पे, पर 1000। तो 2001 में था 927 और
2011 में था 919, ठीक है, कम हुआ है। और एक जो प्रोविंशियल बजट था उसमें लिखा था 1914। तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा, ये आपको बताना चाहिए। साथ साथ जो है ये किस स्टेट में हाईएस्ट है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो किस स्टेट में हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है मिजोरम में और लोवेस्ट है हरियाणा में, ठीक है। और वहीं हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति वैली जो है कहाँ पे है, ये हिमाचल में। और लोवेस्ट किस में है, लो जो है झज्जर में, झज्जर हरियाणा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं बैक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा था कि कितना पॉपुलेशन है, परसेंटेज है एडोलेसेंट पॉपुलेशन का, तो वो है हमारा 20.9%। ये आप या कर लेंगे याद, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में हम हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चंद्रमौली जो थे रजिस्ट्रार जनरल थे उस टाइम पे, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका मोटो था। सब कुछ हम देख चुके हैं। लिटरेसी रेट दे चुके हैं, किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस यूटी का है, हर चीज़ दे चुके हैं। बचा हुआ जो भी है वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ताकि आप ज़्यादा कंज्यूम ना करें। ज़्यादा कंज्यूम करना भी मतलब कि फिर वही है कि कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम धीमे धीमे हर चीज़ देखेंगे। तो यहीं पे होता है ये सेशन समाप्त। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, और आपने बहुत से फैक्ट्स जो हैं, तथ्य जो हैं वो नए नए तथ्य जो हैं वो सीखे होंगे। और हम जिस रिदम से चल रहे हैं उससे आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। और कोई भी आपको नया फैक्ट जो पता चलता है, नया क्वेश्चन जो पता चलता है कि सर ये क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे। उसको हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऐड ऑन कर देंगे, जिससे सभी का भला हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।